स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर नई दवा, नए इलाज, नए उपकरण और नए बदलाव आ रहे हैं। जी, लेकिन आम नागरिक कैसे समझे कि ये तकनीक उसके लिए लाभदायक है, सुरक्षित है, किफ़ायती है? यहीं पर नीति और विज्ञान का संगम होता है। यहाँ पर वैज्ञानिक विश्लेषण होता है। इसे कहते हैं HTA, हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट। और डीडी मॉर्निंग शो में आज HTA पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव बहल। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आप सचिव हैं स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में, साथ ही डायरेक्टर जनरल ICMR। तो डॉक्टर राजीव, सबसे पहला सवाल, जब हम कहते हैं हेल्थ टेक्नोलॉजी तो पहला रिकॉल हम सभी के मन में आता होगा उपकरण, चाहे वो ग्लूकोमीटर है, ब्लड प्रेशर मापने की दवा है, एक्सरे, CT स्कैन, क्या क्या आता है हेल्थ टेक्नोलॉजी के दायरे में? हेल्थ टेक्नोलॉजी का दायरा काफ़ी बड़ा है। जैसे आपने कहा उपकरण, हर तरह के उपकरण जो कि डायग्नोसिस के लिए भी उपकरण होते हैं और कुछ उपकरण सर्जरी के लिए या कुछ और जितने भी हमारी हेल्थ के से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स हैं उसके लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट किसी भी तरह के हों वो भी हेल्थ टेक्नोलॉजी ही है। अच्छा। उसी तरह से वैक्सीन्स एक हेल्थ टेक्नोलॉजी है और सब दवाइयाँ भी हम उनको हेल्थ टेक्नोलॉजी ही मानते हैं। और ये जो सरकारी योजनाएं आती हैं, सरकारी योजनाएं जो हैं वो एक तरह से ना सिर्फ सरकारी योजनाएं, किसी भी तरह की योजना या स्ट्रैटेजी जिससे कि हम हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी हेल्थ टेक्नोलॉजी के रूप में ही देखी जाती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टूल्स भी हेल्थ टेक्नोलॉजी। ओके, इतना सब कुछ है। तो क्या हम ये समझे कि HTA ये सुनिश्चित करता है कि जो भी नए बदलाव आ रहे हैं वो सब तक पहुंचे और वाजिब दाम पे पहुंचे? बिल्कुल सही कहा आपने। हमें कोई भी चीज़ को जनता तक जब हम लेके जाते हैं, लोगों तक, तो हमें 3 चीज़ें सुनिश्चित करनी होती हैं कि वह सुरक्षित है, सेफ है, उसी तरह से वो एफिकेशियस है, यानी कि उसका असर है, जो भी काम के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए वो सुचारू रूप से उसको ठीक करती है। लेकिन इन दोनों चीज़ों के अलावा उसकी क्या दाम है, क्या कॉस्ट है और उस कॉस्ट का क्या रिलेशनशिप है कि हमें उससे फ़ायदा कितना होगा और हमारा दाम कितना लगेगा, ये जो है हम हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट में जो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस करते हैं उससे हम निश्चित करते हैं। तो डॉक्टर राजीव, जैसा आपने कहा HTA एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये चरणबद्ध प्रक्रिया है, तो क्या फेजेस रहते हैं? क्या ये लैब में टेस्टिंग होती है, फिर आप इसे अस्पताल या समुदाय तक कैसे पहुंचाते हैं? जो हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट, जैसे मैंने कहा कि कोई भी अगर नई टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने जो कई आपको चीज़ों के बारे में बताया, किसी भी प्रकार की कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका पहले तो जो हमारा रेगुलेटर है वो उसको अप्रूव करते हैं। जैसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का जो CDSCO है वो उसको अप्रूव करता है कि ये सेफ़ है, एफिकेशियस है। उसके बाद HTA की प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें हम 2 चीज़ें करते हैं। एक, हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट देखते हैं। उसका मतलब कि जो आप पहले कर रहे थे और जो अब कर रहे हैं, दोनों की कोई दाम है, कॉस्ट है, उनमें कितना फ़र्क है, वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। इसी प्रकार से हम सिर्फ यही नहीं देखते बल्कि ये भी देखते हैं कि उसका हेल्थ इम्पैक्ट, यानी कि स्वास्थ्य पे जो असर है वो पहले वाले का कितना है और दूसरे वाले का कितना है, उनमें कितना फ़र्क है। इसे हम क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ कहते हैं। क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स का मतलब कि कितने साल हम जिएंगे विद गुड क्वालिटी लाइफ। तो इसमें हर एक हेल्थ टेक्नोलॉजी को हम ये सुनिश्चित करते हैं कि उसका हमें ये पता चले कि उसकी कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है और इंक्रीमेंटल बेनिफिट कितना है। तो जब HTA नहीं था, इससे पहले किस तरीके से ये सुनिश्चित किया जाता था कि जो भी नए उपकरण या दवा, इलाज आ रहे हैं वो सुरक्षित हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं? कैसे इसका अंदाज़ा होता था? पहले ये हम अपनी इंट्यूशन से या किसी लोग अपनी एक्सपर्टीज से कहते थे कि ये कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है और उससे इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब हमारे पास इसको मेजर करने के लिए, इसको नापने के लिए एक मापदंड है। उसको हम, जैसे मैंने कहा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट इफेक्टिवनेस रेशियो, यानी 1 साल, एक सिंपल भाषा में समझने के लिए, यदि मुझे अपनी लाइफ का 1 साल बढ़ाना है, क्वालिटी लाइफ,
उसके लिए मुझे कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये एक मेजर है। जी, लेकिन मैं आपसे एक कठिन सवाल करता हूं डॉक्टर राजीव। 2017 में एचटीए आया, 10 साल हो गए। जब आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो किसी उपकरण में कोई प्रोडक्ट लगा, उसकी कॉस्टिंग तो शायद आसानी से मेजर हो जाए, लेकिन क्योंकि आपने कहा एआई एनेबल्ड डिवाइसेस भी हेल्थ टेक्नोलॉजी में आते हैं और एआई का ज़माना है, और हम 17 फरवरी से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल एआई समिट की मेज़बानी भारत करने वाला है, तो एआई को फिर कैसे मेजर करते हैं? जैसे कि बाकी चीज़ों को देखते हैं, एआई को मेजर करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप डिवाइसेस देखें तो किसी कंपनी में बनते हैं, फैक्ट्री में बनते हैं, हमें पता है उसके कंपोनेंट की कॉस्ट क्या है, उसको बनाने में कितना खर्चा लगा, वगैरह वगैरह। जब हम एआई को देखते हैं तो उसमें जनरली ह्यूमन वो लगता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और उसकी एफर्ट। लेकिन हमें देखने की बात यह है कि अगर हमको जो प्राइस पे अगर कोई कंपनी वो एआई का टूल उसको मुहैया कराना चाहती है, मान लीजिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो क्या बेनिफिट से रिलेटेड उसका उतना फायदा है जितना कि हमें उसकी कॉस्ट देनी पड़ रही है। उसके लिए भी हम इसको वापस इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकाल देते हैं कि हमारी कॉस्ट प्रोग्राम की कितनी बढ़ेगी, इसको इस्तेमाल करने से, इसको खरीदने से, डिप्लॉय करने से, लोगों तक पहुंचाना, सारी चीज कॉस्ट का पार्ट है। और इस कॉस्ट को अगर हम देखें कि उसका फायदा कितना होगा, उससे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक रेशियो आएगा और वो फिर एक कांस्टेंट है। तो अभी क्या कोई ऐसी स्वास्थ्य संबंधी सरकारी योजना है जिसमें आपने एआई टूल को भी स्वीकृति दी है, शामिल किया है? जी बिल्कुल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब हम टीबी के लिए लोगों को स्क्रीन कर रहे थे, जैसे आपको पता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये फैसला किया कि टीबी के ऊपर हमें एलिमिनेशन के लिए बहुत उसके ऊपर बहुत एफर्ट करना है। तो उसमें जब हम लोगों को पहले उसको देखते थे, लोगों को डायग्नोज स्क्रीन करते थे, तो उनको अस्पताल लाना पड़ता था और अस्पताल आने में उनका बहुत समय लगता था, और फिर उसके बाद एक्सरे होता था जैसे, और वो एक्सरे को पढ़ने के लिए फिर वो रेडियोलॉजिस्ट के पास जाता था और कई दिन के बाद उसकी रिपोर्ट मिलती थी। लेकिन लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने टेक्नोलॉजी में एक हैंड हेल्ड एक्सरेज जब आए, तो उसका पहले कॉस्ट किया, उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस किया और देखा कि वो भी उतनी अच्छी ही एक्सरे ले सकते हैं जितना कि फिक्स्ड मशीन। लेकिन फिर भी उसमें रेडियोलॉजिस्ट उसको पढ़ नहीं पाता था, उसको पढ़ने में फिर समय लगता था। तो फिर उसमें एआई टूल से ये सुनिश्चित किया जाता है कि ये एक्सरे नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो ये टूल जो है ये आईसीएमआर ने इंडियन प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन में बनाया। फिर इसको हमने इसकी कॉस्ट, पहले तो इसकी इफेक्टिवनेस देखी कि ये उतना ही अच्छा है और एक रेडियोलॉजिस्ट के बराबर इसकी अच्छी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी है, और उसके बाद हमने उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखी। और ये टूल अब भारत के प्रोग्राम में ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन डॉक्टर, अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी कोई नई तकनीक आती है, नई दवा आती है, तो पहले वो बड़े शहरों तक पहुंचती है। एचटीए ये कैसे सुनिश्चित करता है कि वो सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित ना रहे, दूर दराज के इलाकों तक भी पहुंचे? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये इक्विटी का प्रश्न है कि क्या हम सिर्फ बड़े बड़े शहरों में या जो लोगों की बहुत इनकम है उन तक ही पहुंच पाएं, या हम सामान्य जनता हर किसी तक वो इन टेक्नोलॉजी को पहुंचा पाएं। उसके अंदर अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि कोई भी बजट होता है वो सीमित रहता है, और हमें सबसे बेस्ट बाय, हम सबसे अच्छा क्या खरीद पाएं उसके लिए कि जो स्वास्थ्य में हमें मदद करे। तो एचटीए हमारी मदद करता है प्रोग्राम की, जैसे कि आयुष्मान भारत में हम पीएमजे योजना जो है उसमें क्या दें जिससे कि वो सब तक पहुंच सके जिन तक उनको पहुंचना चाहिए, या नेशनल हेल्थ मिशन जो कि हर गांव में पहुंचता है। आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं 1,80,000 से भी ज्यादा,
वहाँ पे किस तरह की हेल्थ टेक्नोलॉजीज दी जाएं जिससे कि वो सामान्य जनता तक, हर किसी तक पहुँच पाए, वो अफोर्डेबिलिटी एचटीए तो की वजह से। यहीं पर बायोफार्मा शक्ति स्कीम जो अभी हाल ही में यूनियन बजट में इंट्रोड्यूस की गई, तो उसमें एचटीए का रोल कैसा रहेगा? एचटीए का रोल, बायोफार्मा शक्ति जो मिशन हुआ है, अनाउंस हुआ है, उसमें भारत को एक नई शक्ति बनाना, कि ना सिर्फ हम मैन्युफैक्चरर रहें, ना सिर्फ हम निर्माण कर सकें भारत में, बल्कि नई दवाइयों का भारत में इजाद कर सकें, जिससे कि हमारी अभी की जो कॉस्ट है वो दो तरह की होती है। एक वो कि जो बनाने की कॉस्ट होती है, दूसरा वो जो कंपनीज उसको इजाद करती हैं, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं, उसकी वजह से उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बाहर के देशों से वो आती है। तो बायोफार्मा शक्ति जो बायोलॉजिकल मेडिसिन्स, यानी कि जो बायोलॉजिकल, किसी भी तरह की बायोलॉजिकल फार्मास्यूटिकल्स हैं, उनको देश में ना सिर्फ निर्माण बल्कि उनकी विकास भी करना, उसमें सबसे बड़ी चीज जो रहेगी कि फिर उसकी प्रोक्योरमेंट कैसे होगी। अगर प्रोक्योरमेंट हम करते हैं तो कोई भी सरकार जब किसी चीज को खरीदती है तो उसका उचित मूल्य स्थापित करना पड़ता है। हम वो एचटीए से उसको स्थापित जी। लेकिन हेल्थ इक्विटी की जो बात डॉक्टर राजीव बहल ने की थी, उसके लिए एक तो बहुत ज़रूरी है कि कोई भी जगह हो, टियर 2, टियर 3, सब जगह स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे। लेकिन एक पहलू ये भी है कि हर उम्र के लोगों तक हेल्थ संभावनाएं पहुंचे। तो जब हम वैक्सीन का जिक्र करते हैं डॉक्टर राजीव, अमूमन हम बच्चों की बात करते हैं, उनके लिए चार्ट भी बनता है, लेकिन अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो वहाँ पर भी क्या वैक्सीन हैं जिन पर एचटीए काम करता है? आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। वैक्सीन्स जो हैं वो ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए कारगर हैं। ये चीज़ तो हमने कोविड में देखी जी। पूरी दुनिया को कोविड वैक्सीन्स की वजह से कई जानें बची। इसी प्रकार से इससे भी ज़्यादा कई चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे कि ओल्डर एज, जो कि 60 या 65 साल से बड़े लोग हैं, आज उनको निमोनिया जब होता है तो वो मृत्यु का कारण बनता है और उससे बहुत कई तरह के और भी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक हमारे पास नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से एक प्रश्न आया कि क्या हम सभी 65 साल से बड़े लोगों को यदि न्यूमोकॉकल वैक्सीन दें तो क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा। अच्छा। तो हमने उसकी एक स्टडी की कि ये कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं बल्कि कॉस्ट सेविंग होगा, यानी कि जितना पैसा हम लगाएंगे उससे ज़्यादा पैसा बचेगा। ये दो वजह से, क्योंकि एक सर्वाइवल बढ़ता है और दूसरा कि लोगों को अगर इन्फेक्शन नहीं होता, निमोनिया नहीं होता, तो फिर उनका अपना पैसा भी बचता है और उसमें नेशनल हेल्थ अथॉरिटी पीएमजे का पैसा भी बचता है। तो अब है न्यूमोकॉकल वैक्सीन, न्यूमोकॉकल वैक्सीन हम अब रिकमेंड करेंगे सीनियर सिटीजन्स के लिए। जी। एक और उदाहरण आप बता रहे थे सेफ्टी सिरिंजेस का, जहां पर राज्य सरकार को काफी बचत हुई। जी, ऐसे एक जब हमने ये कुछ 2-3 साल पहले ये हुआ कि पंजाब से एक प्रश्न आया कि जो सेफ्टी सिरिंजेस हैं, पहले सिरिंज को मिसयूज किया जा सकता था, यानी कि दोबारा इस्तेमाल भी किया जा सकता था, डिस्पोजेबल को भी। तो अब उन्होंने एक टेक्नोलॉजी आई जो कि सेफ सिक्योर सिरिंज कि एक बार इस्तेमाल होने के बाद वो दोबारा खींच ही नहीं सकते, ऑटो लॉक हो जाएगा। लेकिन उसकी प्राइस जो थी वो उन्होंने 8 रुपए पर सिरिंज निर्धारित करने के लिए सरकार से मांग रहे थे। उन्होंने हमें एचटीए करने को बोला। अच्छा। हमने उसके ऊपर उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस एग्जामिन किया और कहा कि ये 5 रुपए से नीचे हो तो मिल सकती है। अच्छा। उससे ऊपर ये ठीक नहीं होगा। अच्छा। तो उन्होंने ये देख के सरकार ने जब उसको टेंडर वगैरह किया तो अल्टीमेटली वो 5 रुपए से कम में टेंडर हुआ, जिससे कि सरकार के 500 करोड़ से ज्यादा पैसे बच गए। जी। तो ये जो आपका विभाग है डिपार्टमेंट हेल्थ रिसर्च, ये तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में आता है, तो फिर आप राज्य सरकारों के साथ कैसे कोलैबोरेट करते हैं? तो हमने एक जैसे सभी सरकारों के साथ हमारा एक कोऑर्डिनेशन है और सारी राज्य सरकार, हमारे एक पोर्टल है एचटीए का, उसमें वो किसी भी तरह का अपने आप क्वेश्चन, अपना प्रश्न इमीडिएटली डाल सकते हैं और उसको मॉनिटर कर सकते हैं। सारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। और अब हमने इसको जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी बनाने वाले हैं,
उनके लिए भी इसको ओपन किया। और ग्लोबल कोलैबोरेशन भी रहता है डॉक्टर राजीव? बिल्कुल, ये जो टेक्नोलॉजी है ये HTA भारत अकेला देश नहीं है। कम से कम 60 कंट्रीज हैं जहाँ पे इफेक्टिवनेस के साथ कॉस्ट इफेक्टिवनेस करने वाले HTA टाइप के बहुत सारे और एजेंसीज हैं। हम इन सब के साथ मिलके काम करते हैं और कई तरह की ऑर्गेनाइज करते हैं मीटिंग्स। जैसे हर साल हम एक इंटरनेशनल सिंपोजियम भी करते हैं जिसमें बहुत सारे और देशों के जो HTA के लोग हैं वो आते हैं और उनसे हम सीखते हैं और वो हमसे सीखते हैं। ओके, पर अभी का ये जो दौर है ये है डिजिटल दौर, डिजिटल भारत हो गया है। ऐसे में हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस भी रहते हैं, बहुत सारे चैनल्स भी हैं। तो HTA की भूमिका क्या इनमें भी रहती है? उनको मॉनिटरिंग भी किया जाता है? HTA जो मीडिया पे आता है उसमें सिर्फ 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। ये तो अच्छा है कि लोग हेल्थ के लिए अब जागरूक हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो शायद सेफ नहीं हैं या इफ़ेक्टिव नहीं हैं। जी। तो कोई भी नई जो दवाई है या कोई भी नई टेक्नोलॉजी है किसी भी प्रकार की हो, सबसे पहले जनता को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो एक या तो आयुष मंत्रालय से या हेल्थ मिनिस्ट्री से वो उसको अप्रूवल मिला है कि वो चीज़ वो कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह की चीज़ों में, अच्छी चीज़ों में कई बार हमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है अगर वो अच्छे ना हो। क्योंकि डॉक्टर राजीव, बहुत से लोग इत्तेफाक रखेंगे कि अगर आप मोबाइल खोलें तो वहां आएगा कि फलानी बीमारी का चमत्कारी इलाज हमारे पास है, तो ये भ्रामक हो सकती हैं। ज्यादातर चमत्कारी इलाज भ्रामक ही होता है क्योंकि इलाज जो होता है उसके ऊपर रिसर्च की जानी चाहिए, उसको समझना चाहिए। उसके ना सिर्फ अच्छे प्रभाव बल्कि कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं और उनको पूरी तरह से एग्जामिन करके तभी अप्रूवल दिया जाता है। पर इस पूरी प्रक्रिया में एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि एक आम नागरिक के तौर पर HTA जो भी रिसर्च करते हैं, जो भी उनका असेसमेंट रहता है, क्या वो सारे रिपोर्ट्स, मैं एक आम नागरिक, मैं वो रिपोर्ट्स देख सकती हूँ, मुझ तक वो अवेलेबल होती है ताकि मैं आगे चल के थोड़ा सा सतर्क रहूँ? आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, ये सारी रिपोर्ट्स को हम वेबसाइट पे भी रखते हैं और उस पे आप कोई भी नागरिक उसको देख सकता है। तो जो दवा है, टेक्नोलॉजी है, क्या उस पे कोई सिंबल भी होता है, दिस इज HTA असेस्ड, अप्रूव्ड? इट इज नॉट एन अप्रूवल, बिकॉज हम उसको अप्रूवल की दृष्टि से नहीं देखते हैं, हम उसको फैसिलिटेशन की दृष्टि से देखते हैं कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिवनेस अलग अलग प्रकार से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम गवर्नमेंट के लिए देखते हैं तो हम उसके लिए एक मापदंड रखते हैं कि 1 GDP पर कैपिटा, यानी कि अगर हमारी GDP पर कैपिटा 2,50,000 रुपए है तो हम एक साल 1 क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर अगर हमें 2,50,000 रुपए में मिलता है तो हम गवर्नमेंट में उसको प्रोक्योर कर सकते हैं जी। परंतु प्राइवेट सेक्टर में या कोई और उसको जिसके पास उसके मीन्स हों, वो यदि उसके लिए ज़्यादा पे करना चाहता है तो हम उसको रोकते नहीं है, तो हम कोई अप्रूवल नहीं देते हैं, हम एक रिकमेंडेशन देते हैं कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है और ये कम कॉस्ट इफेक्टिव। पर डॉक्टर राजीव बहल, चलते चलते ये बताइए, यू हैव अ डुअल रोल टू प्ले। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड यू आर द डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR। तो ICMR की क्या भूमिका रहती है पूरे HTA प्रोसेस में? तो HTA जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च का एक ऑफिस है, यानी कि जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस स्टडी है वो हम यहाँ करते हैं। जो इफेक्टिवनेस है वो एविडेंस जो है वो रिसर्च स्टडीज से आता है और वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वैसी स्टडीज करता है और करवाता है जी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम HTA के कॉन्सेप्ट को समझें। ये सिर्फ चिकित्सा विज्ञान नहीं है, इसमें अर्थशास्त्र भी है, इसमें सामाजिक व्यवहार भी है, ताकि जो स्वास्थ्य का सार्वजनिक लाभ है वो सभी तक पहुंचे। आज कार्यक्रम में आके HTA पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर राजीव बहल, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।